रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 की सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान हम लेकर आए हैं। भारतीय संविधान क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये किसे कहते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। और ये कब से बनना शुरू हुआ और इसमें किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम जानते हैं भारतीय संविधान है क्या। भारत का संविधान एक बुक है। क्या है? एक बुक 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 की तरीके से है, जिसमें रूल एंड रेगुलेशंस लिखे हैं। रूल एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, ठीक है। बुक है, रूल एंड रेगुलेशंस लिखे पड़े हैं। और रूल और रेगुलेशन के साथ साथ इसमें कई सारे आर्टिकल हैं, जिसे हम अनुच्छेद भी कहते हैं। आर्टिकल हैं, पार्ट हैं, समितियां हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमारे इस पुस्तक में हैं। ये पुस्तक जो है एक लिखित दस्तावेज है, रिटन है, और इसका हम इस्तेमाल देश को चलाने के लिए कहते हैं। तो इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि संविधान क्या है। संविधान एक लिखित पुस्तक है, बुक है, जिसमें नियम और कानून लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं? नियम और कानून लिखे हुए हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है, ये कब से बनना स्टार्ट हुआ, इसकी मांग कब हुई। तो 1934 से ही इसकी मांग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसमें इतनी तेज़ी ना आकर 1946 में, यानी दिसंबर 1946 में इसमें तेज़ी आई और 1949 में भारत का संविधान बन गया था। और भारत के संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हो गया था और 1949 में इसको पूर्ण रूप से बना लिया गया था। इसको बनाने में कितना टाइम लगा? 2 साल 2 साल लगे। 2 साल 11 महीने, 11 मंथ्स, ठीक है, और 18 दिन, डेज 18 दिन लगे थे इस संविधान को बनने में, ठीक है। और जो संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये एक प्रारूप समिति ने बनाया था। किसने बनाया था बच्चों? प्रारूप समिति ने, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया। तो इससे पीछे जो हमारा देश से जब 1947 में आज़ाद हुआ, इससे पीछे अंग्रेज़ लोग हमारे देश को चला रहे थे, लेकिन 1935 से ही हमारे देश में संविधान की मांग उठी। और हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमने एक लोकतांत्रिक देश को अपनाया, जिसमें संविधान का मुख्य उद्देश्य था, संविधान भी पार्ट था, ठीक है। तो आइए अब हम थोड़ा सा चैप्टर्स की हेडिंग्स की ओर बढ़ते हैं। लिखा, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों है। अच्छा, किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत पड़ती है। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए हमें लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक स्टेट को चलाने के लिए बेटा हमें क्या है, संविधान की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। संविधान को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। ये जो मीटिंग्स दिख रही है, आप लोगों को ये चित्र दिख रहा है, ये एक सभा ही बैठाई गई है। एक सभा है, ठीक है। ये सभा दिखाई गई है, जिसके अध्यक्ष जो हैं या प्रधानमंत्री जो थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो इसको देख रहे हैं, इसको संबोधित कर रहे हैं इस सभा को, ठीक है। इसमें आदर्शों की बात की गई। देखिए, आदर्श वो शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट में कर रखा है। इसमें कई सारे लोग बैठे पड़े हैं और संविधान के बारे में चर्चा चल रही है कि हमारा जो संविधान है वो कैसा है। अब ये एक चित्र नेपाल का है। देखिए, ये नेपाल का चित्र दिखाया गया है। इसमें किस तरीके से जनसंघर्ष, लोग क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं अपने देश में लोकतंत्र लाने की, डेमोक्रेसी लाने की, ठीक है, वो दिखाया गया है कि किस तरीके से नेपाल के लोग अपने देश में राजतंत्र को ख़त्म करके, राजतंत्र मतलब किंगशिप को समाप्त कर डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना चाहते हैं या डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। इसमें भी यही स्टोरी बताई हुई है। नेपाल के इतिहास के बारे में बताया गया किस तरीके से वहाँ राजा को ही महत्व दिया जाता था, राजा ही शासन चलाता था। लेकिन धीरे धीरे 2006 में सफलतापूर्वक वहाँ पर कई जन आंदोलन हुए, कई प्रोटेस्ट हुए। आंदोलन को प्रोटेस्ट कहा जाता है इंग्लिश में। प्रोटेस्ट वगैरह हुए, जन आंदोलन हुए, जिससे क्या हुआ, 2006 में वहाँ लोकतंत्र की स्थापना
हो गई और वहाँ संविधान बनाया गया, संविधान का पालन किया गया। लेकिन वहाँ आज भी राजा का शासन है। राज्य व्यवस्था एक ऐसी थी, वहाँ लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की पद्धति को चुना गया और वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम पूरा का पूरा अपनाया गया। और जो हमारा जो संविधान है, लिखा है हमारा संविधान कहता है हम धर्म, हमारा संविधान जो कहता है हम धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान जो है वो धर्म, जाति यानी रिलीजन, कास्ट एंड गोरा एंड काला, ब्लैक एंड वाइट्स पीपल्स को लेकर हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा संविधान भी भेदभाव किसी के साथ नहीं करता है और सभी व्यक्तियों को संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम इसको अभी और पढ़ेंगे। ये मौलिक अधिकार है जो कि सभी व्यक्ति को दिया गया है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं भारतीय संविधान द्वारा। भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक संविधान है जिसमें सभी लोगों की भागीदारी होती है, पार्टिसिपेशंस होता है। निरंकुशता क्या है, निरंकुशता वही है कि एक तरीके से मन मर्जी से शासन करना, तो ऐसा नहीं है। और कोई भी समुदाय बड़ा या छोटा नहीं है, सभी इक्वल हैं। जो भी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो व्यक्ति, सभी को इक्वल माना जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सभी को इक्वल समझा जाता है। हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। संविधान क्यों होना चाहिए? देखिए, एक देश को चलाने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और संविधान में जो लोग हैं, एक देश को चलाने के लिए जो लोग हैं उनको नियम और कानून देना बहुत ज़रूरी है, कि उनके दायरे भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जिस तरीके से एक देश को चलाने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरीके से ये गलत बोल दिया मैंने, अगेन मैं बोलता हूँ, जिस तरीके से एक कार को चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरीके से एक देश को चलाने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत होती है। देखिए, हम कोई गाड़ी चलाते हैं, रोड पर निकलते हैं तो पुलिस वाले हमसे लाइसेंस मांगते हैं कि आप एलिजिबल हो भी, चलाने योग्य हो भी, तो ठीक उसी तरीके से एक देश को चलाने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है कि हम संविधान के अनुसार ही चल रहे हैं या गलत तो नहीं चल रहे हैं। ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और इसमें सभी लड़की हों या लड़के हों, ठीक है, इसमें राजा का शासन नहीं होता। जब संविधान होता है उसमें राजा का शासन नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ संविधान के अनुसार ही सारे कार्य किए जाते हैं। चाहे एक अफसर हो, चाहे एक गरीब परिवार का व्यक्ति हो, सभी को इक्वल राइट, इक्वल चीज़ें मिली हुई हैं। और भारत जो एक ऐसा देश है जहाँ सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री मानी जाती है, यहाँ सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक देश इसी को ही माना गया, और ये बहुत ही प्रचलित भी है यहाँ का लोकतंत्र, जो अन्य देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना है। अब लिखा है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। देखिए, 20वीं सदी की बात की गई है, उस समय जो था वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स कई सारे हुए थे, जैसे महात्मा गांधी ने चलाए थे कई सारे, दांडी मार्च चलाया था, पूर्ण स्वराज और असहयोग आंदोलन, ये सारे के सारे मोस्टली ब्रिटिश के खिलाफ चलाए गए थे। और इसमें भारत के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो अच्छे, एक तरीके से एकदम सिंपल लैंग्वेज में कही जाए, जो पढ़े लिखे समझदार लोग जो थे, वो सब इसमें कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहे थे, पार्ट ले रहे थे। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, समय समय पर आंदोलन किए, मूवमेंट्स किए, और जिससे हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम से आज़ाद हुआ। इसमें एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब कहा जाता है, ठीक है, वो काफ़ी प्रचलित व्यक्ति हैं। और ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने ही एक स्पेशल वर्क के लिए बहुत अच्छा काम किया, जिन्हें हम
SC ST के नाम से जानते हैं। SC और ST, इन दोनों को इन्होंने आरक्षण दे दिया। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण दिया, जिसे हम इंग्लिश में रिजर्वेशन कहते हैं। वो बाबा साहेब की ही देन है और SC ST के मसीहा माने गए हैं। ये SC ST के मसीहा के तौर पर माने जाते हैं और इन्हीं बाबा साहेब के कारण ही इन्हीं बाबा साहेब के कारण ही आज ये लोग अपने अस्तित्व और अपनी अलग पहचान दिखा रहे हैं और समाज में इनका बराबर का दर्जा दिया जा रहा है SC ST को। अब इसमें आता है, एक पॉइंट आया है आपका फेडरलिज्म। संघवाद क्या है? देखिए, संघवाद में कई तरह की सरकार, यानी एक से अधिक सरकारों को दर्शाया जाता है। जैसे भारत में कितने प्रकार के शासन होते हैं? 3 प्रकार के। भारत में 3 प्रकार के शासन होते हैं। एक तो होता है केंद्र सरकार, केंद्र, जिसे सेंट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। उसके बाद एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कहते हैं बेटा राज्य सरकार। क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहते हैं, ठीक। और लास्ट होता है लोकल गवर्नमेंट्स। लास्ट जो होता है लोकल गवर्नमेंट्स में कौन होता है? हमारी पंचायत वगैरह होती हैं, ठीक है, पंचायत वगैरह होती है जो हमें गांव में देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से फेडरलिज्म में आता है और इसमें क्या होता है, राज्यों के बीच कई सारी सीमा रेखाओं को लेकर, कामकाज को लेकर भी इन संघवाद में मतलब एक तरीके से वाद विवाद रहता है। फेडरलिज्म में ये चीज़ें रहती हैं। अब अगला जो हमारा है संसदीय शासन पद्धति। देखिए, भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। पार्लियामेंट्री रूलिंग है, पार्लियामेंट का ही रूल चलता है, जिसमें MP MLA बैठते हैं और MP MLA जो बैठते हैं, MP और जो MLAs जो होते हैं, जो इन शासन की पद्धति में भाग लेते हैं, MP जो होते हैं लोकसभा में, तो उन सभी को एक निश्चित क्षेत्र एरिया से आते हैं, उनको लोग अपने वोट के माध्यम से चुनते हैं। MP MLA किससे आते हैं? वोट के माध्यम से आते हैं और लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो हमारे लिए कार्यों को करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, ये सारे व्यक्ति जो इतने खड़े हुए हैं आपको दिख रहे हैं, ये सारे वोटिंग के लिए लाइन में लगे हुए हैं और किसी न किसी तरीके से किसी न किसी पार्टी को चुनते हैं और वोट देते हैं और वो प्रतिनिधि सीधे हमारे शासन व्यवस्था में बैठते हैं और हमारे लिए वेलफेयर काम करते हैं। अगला है शक्तियों का बंटवारा। देखिए, शक्तियों का बंटवारा जो है सबका अलग अलग है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हमारे कोर्ट्स जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, विधायिका फॉर MLA MPs जो भी हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो शक्तियों का, इन तीनों की अपनी अलग अलग शक्तियाँ हैं और तीनों अपनी अलग अलग शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने समाज में या चीज़ों की व्याख्या करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मैंने अभी ऊपर भी बताया था, मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार क्या है? ये संविधान द्वारा हर एक व्यक्ति को मिले हुए हैं। मौलिक अधिकार हमारे इंग्लिश में इन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। और ये हमने पहले भी पढ़े हैं। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे 6 होते हैं, जैसा कि यहाँ दिया गया है। पहला फंडामेंटल है समानता का अधिकार, इक्वालिटी, जिसमें सभी व्यक्तियों को इक्वल माना जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये भी मौलिक अधिकार में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। जो लास्ट का जो अधिकार है हमारा, संवैधानिक उपचार, ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। ये अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है, जो ऊपर हमने अभी ये 5 ये पढ़े हैं, उससे ऊपर 2 और गए, इन 5 की रक्षा ये खुद अकेला करता है। इसी के माध्यम से हम सीधे कोर्ट जाते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। S फॉर सुप्रीम कोर्ट से, C फॉर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हम जा सकते हैं अगर ये अधिकार हमें ना मिले तो इस तरीके से हमारे संविधान में ये चीज़ें भी होती हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है?
देखिए धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म कहलाता है। सेकुलर स्टेट यानी सेकुलर स्टेट वह स्टेट होती है जिसमें किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, सभी धर्मों को इक्वल माना जाता है, सभी धर्म के व्यक्ति एक समान समझे जाते हैं। वो स्टेट धर्मनिरपेक्ष स्टेट है। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को इक्वल समझा जाता है, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है धर्म और जाति के अनुसार। तो इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेडी टू टीच। थैंक यू, धन्यवाद।